हे गाइस, हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का 17th ऑफ मार्च। पहले तो हम आप सबका स्वागत करते हैं। होली की छुट्टियों से वापस आ चुके हैं आप। होली धमाल हमारा अब यहाँ पर जो है वो सब शांत होता है और अब शुरुआत करेंगे तोड़ू पढ़ाई। ये ध्यान रखना मेरे भाई, अब तोड़ू पढ़ाई शुरू करेंगे। अब एक मस्त एंजॉय कर लिया ना आप सबने। अब बजूका लेवल पढ़ाई शुरुआत करेंगे। ऐसी शुरुआत करेंगे ना कि एकदम बिल्कुल तोड़ फोड़ डालना है अब एकदम। ठीक है, बिल्कुल एकदम फायर लगा के रखिएगा अपने रॉकेट में कि अब आपकी जो ये आग है ना ये फुस ना होने पाए। अब एकदम फायर मोड आपका हर दिन लगा रहना चाहिए। ठीक है, खूब मजे हो गए, खूब मस्ती हो गई। अब चलो शुरू करते हैं अपनी गाड़ी बढ़िया से और एकदम तगड़ी दौड़ा के रहेंगे। ठीक है, आओ तो चलिए शुरुआत करते हैं। और करंट अफेयर्स का टेस्ट बालक लोग आप सब बच्चे देंगे। एक भी अगर कोई छूटा, एक भी इंसान छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, डेली फ्री टेस्ट है, सब लोग दो खूब बढ़िया से। आओ अब देखो भाई, पहली न्यूज़ आ रही है। नासा ने ना स्फेरिक्स लॉन्च किया है। ये ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स बताएगा कि यूनिवर्स कैसे हुई। देखिए कहानी क्या है कि अभी भी ना बहुत सारी ये यूनिवर्स कैसे आई आज भी ये एक मिस्ट्री है। हालांकि आप कहेंगे सर 1931 में तो एक और थ्योरी आ चुकी है जिसको हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, ये आ चुकी है। इसके बाद एक और थ्योरी आ चुकी है जिसको आप कहते हो नेबुलर हाइपोथेसिस। इसके बाद और भी थ्योरी आप खुद ने खुद बताई है कि हबल ने भी दी थी और जॉर्ज लामित्तिया ने भी दी थी। ये वाली बिग बैंग थ्योरी दी थी जॉर्ज लामित्तिया ने। तो अब आप फिर अभी दोबारा क्यों हो रहा है? देखिए ये कई सारे साइंटिस्ट ने थ्योरी दी है, लेकिन फिर भी अभी आज हम सबसे ज्यादा सही मानते हैं बिग बैंग थ्योरी को, लेकिन ऐसा कुछ सॉलिड प्रूफ नहीं है कि यही ही हुआ था। अगेन ये एक हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि ऐसा हुआ होगा, ये ही हुआ था, ये कोई नहीं बोल सकता। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज को और ज्यादा पुख्ता करने के लिए नासा ने एक और नया अपना स्पेसशिप लॉन्च कर दिया। इसका नाम है स्फेरिक्स। ये फोटो लेगा पूरे अलग अलग गैलेक्सी की और उससे बात बताएगा कि हाँ बिग बैंग थ्योरी ही सही थी। ठीक, आइए अच्छा, तो इसका नाम क्या है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। ये आ जाता है एपॉक ऑफ री आयोनाइजेशन एंड आइसिस एक्सप्लोरर। अब आगे की कहानी जो है ये तो आप फुल फॉर्म के तौर पर बस खाली एक याद करेंगे आप, बाकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी नासा कुछ भेजता है तो ये अपने आप एग्जाम के लिए काफ़ी खास चीज़ हो ही जाती है। अच्छा एक और चीज़ बता दें, अब आपसे यहाँ से ये भी पूछ सकता है, बताओ इस समय ना सबसे तगड़ा कौन सा टेलीस्कोप चल रहा है? देखो एक तो था ये हबल टेलीस्कोप जो सबसे बड़ा टेलीस्कोप बना था, लेकिन अभी हाल ही में 2021 को डिस्कंटिन्यू कर दिया गया इसको और 2021 में एक और नया इस समय का सबसे तगड़ा टेलीस्कोप है जेम्स वेब टेलीस्कोप। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ना जो 2021 में नासा ने छोड़ा था, ये स्फेरिक्स वाला जो नया वाला ये टेलीस्कोप आया है ना ये ज़्यादा ताकतवर है ना जी भाई। ये बना है सिर्फ $250 मिलियन में। ठीक है, अब जो आपको बताने जा रहा हूँ उससे आपके होश और हवास दोनों उड़ जाएंगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप पता है कितने का बना था? 70,000 करोड़ से भी ज़्यादा नहीं, 80,000 करोड़ से भी ज़्यादा का। मतलब इंडिया का जितना एजुकेशन बजट होता है ना उससे भी ज़्यादा का सिर्फ एक टेलीस्कोप है। $10 बिलियन का भाई साहब, $10 बिलियन का बना था ये जेम्स वेब टेलीस्कोप, इससे भी ज़्यादा का बना था ये। तो अब आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा हो गया। तो इसलिए सबसे पावरफुल टेलीस्कोप जो स्पेस में है वो ये वाला है। आइए अच्छा, 2021 में छोड़ा गया था इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखिएगा देन ये देखिएगा कि एक बड़ी चीज़ आ रही है, तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक 2024। अब इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ ये है कि ऑयल सेक्टर अमेंडमेंट, ये बाकी जो है वर्ड्स ये खा गया है भाई, जो ट्रांसलेट ये हुआ है, जो कन्वर्जन हुआ है ना पीपीटी से पीडीएफ में, इसमें तो चला गया है, मैं लिख देता हूँ अंग्रेजी में। ये है आपका ऑयल सेक्टर अमेंडमेंट बिल। अब इसका मतलब क्या है? ऑयल सेक्टर अमेंडमेंट बिल। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई बिल्स वगैरह भी पूछता है। आपको पता है इस समय जो हमारा कमीशन है एसएससी स्पेशली वो तो पगला गया है। आप जानते ही हैं किस प्रकार की चीज़ें जो हैं, घटनाएं जो हैं वो घटित हो रही हैं। और हाँ, अब इनका नाम आ ही गया है। पहले इनको स्लो सर्विस कमीशन कहते थे, अब ये अल्ट्रा फास्ट सर्विस कमीशन तो हो चुके हैं, लेकिन ये बहुत ही क्या बताएं, बहुत ही नालायक किस्म का कमीशन हो चुका है ये। आज आप लोगों को, सिंस हम न्यूज़ डिस्कस कर ही रहे हैं, तो आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, प्लीज़ 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 मेरे रेलवे वाले बच्चों, आप, मैं जानता हूँ आप लोग भी इस वीडियो को सुन रहे हो, तो यार एक काम ज़रूर करना। और ये एसएससी वालों, आप अगर अगले पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हो ना तब भी ये आपके लिए ज़रूरी है। देखो भाई, आज 11 बजे यानी 17 मार्च 11 बजे, ध्यान रखिएगा, फिर कह रहा हूं, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, एक हैशटैग, एक ट्विटर कैंपेन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए आपको लग रहा होगा अरे मेरा एसएससी तो नहीं है इस बार, अगले बार होगा, यार मैं क्या ही करूंगा, प्लीज़ करना। समझो ये कमीशन में इतनी गड़बड़ हो रही है, जब तक आप लोग नहीं करेंगे ना, एक यूनाइटेड फ्रंट पे सभी को साथ आना होगा, तभी ये सही हो पाएगा। अगर ये आपके पहले वाले बैचेस में पूरी तरीके से ऐसा हुआ होता तो शायद आपको प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ती। इसीलिए ये मत सोचिएगा अरे आपका तो अगले साल है। भाई साहब, जब तक ये सही नहीं होगा ना, जब तक कमीशन सही नहीं होगा तब तक आपको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं टेलीग्राम पे भी अपने डाल दे रहा हूं, ये एसएससी
रिलीज मैं लिख दे रहा हूं, देखो SSC रिलीज अंडरस्कोर CGL 2024 अंडरस्कोर फाइनल आंसर की, ये ANS है, ANS बस ANSKEY ये है। ये ध्यान रखिएगा, इसको आग की तरीके से फैला दो यार, जितना हो सके उतना फैला दो इसको। ये आपको करना है और 11 बजे, ठीक 11 बजे आपको ये करना ही करना है, 11 AM पर ये करना ही करना है, हम सबको करना है ये। हम देखिए, आप ये समझिए 50-60 लाख लोगों की ताकत जब एक साथ आ जाएगी ना, तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता, ये काम करना ही करना है, ठीक। तो बस प्लीज ध्यान रखना यार, जरूर से करना। ये वाली चीज जो है ये मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, आप लोग बस गलती मत करिएगा, पता चला कोई आंसर की पूरी स्पेलिंग लिख रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ANSKEY ये है, ठीक है। चलो अच्छा, तो अब हम आते हैं, ये कहानी हो गई है। अब देखो, इसको हटाते हैं, अब यहां पर सुनो। अब कहानी ये आ रही है कि ये अमेंडमेंट बिल है क्या। देखो भाई, अभी तक क्या होता था और इससे फायदा क्या होगा। इस बिल ने सबसे पहले ना मिनरल ऑयल, हम लोग बोलते थे मिनरल ऑयल, जिस बिल में हम लोग क्या करते थे, हमने पेट्रोलियम को रखा हुआ था, हमने इसके बाद में कुछ गैसेस जैसे CNG वाली गैसेस होती हैं, इनको रखा हुआ था। तो जब भी हम कोई रूल लाते थे ना, कोई लॉ लाते थे, वो मिनरल ऑयल पे लागू होता था, माने वो और किसी चीज पे नहीं लागू होता था, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पे लागू होता था। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या आप कहोगे उससे की, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। देखो भाई, उससे फर्क पड़ता है, होता ये है कि जैसे ही हम ऐसा कुछ काम करते थे ना कि हम सिर्फ मिनरल ऑयल पे ला रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी बची हुई चीजें जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं, मीथेन गैस जो होती है कोल बेड पे, बहुत सारी मीथेन होती है जहां कोयला पाया जाता है, तो कोल बेड मीथेन इससे पूरी तरीके से अछूता रहता था। माने हालांकि मैंने मिनरल ऑयल्स के लिए मैंने कोई लॉ लाया, लेकिन वो CBD जिसको कोल बेड मीथेन बोलते हैं, इसके ऊपर लागू ही नहीं है। शेल गैस होती है जो कि बहुत अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, पेट्रोल के ऊपर पाई जाती है, इसके ऊपर भी लागू ही नहीं है। समझ गए आप। तो इन सब चीजों में क्या होता था, ये लागू ही नहीं होता था। अब ये पूरा मार्केट, हजारों करोड़ का मार्केट है और ये अनरेगुलेटेड चलता था। इसकी लोग अनरेगुलेटेड वे में इसकी तस्करी किया करते थे। दूसरा क्या है, सरकार, क्योंकि ये मिनरल ऑयल की डेफिनेशन में नहीं आता था और सरकार सिर्फ और सिर्फ मिनरल ऑयल के ही ऊपर लेजिस्लेशन करती थी, तो सरकार इसके लिए कभी भी लाइसेंसिंग लेके ही नहीं आई और ये अनचेक्ड इतने सालों से ऐसे ही चलता रहा। अब उससे क्या हुआ, कालाबाजारी बढ़ गई, इससे क्या हुआ, सरकार के टैक्सेशन में कमी आई। तो अब क्या किया गया है, इस नए नेमिंग से क्या हुआ, सरकार इस सेक्टर को पूरी तरीके से रेगुलेट कर पाएगी। अब मिनरल ऑयल में कोल बेड मीथेन को, शेल गैस को और जितनी भी चीजें हमारी छूटी हुई थी ना, हमने इन सबको हमने शामिल कर लिया है मिनरल ऑयल के अंदर ही। उससे क्या होगा सर, उससे फायदा क्या होगा, गवर्नमेंट इन रिसोर्सेज का बेटर रेगुलेशन कर पाएगी, लाइसेंसिंग कर पाएगी, और जहां लाइसेंसिंग करी रेवेन्यू कलेक्शन उसका बढ़ जाएगा। समझ गया बढ़िया से। और पॉलिसी क्लैरिटी आ जाएगी। जब पॉलिसी क्लैरिटी होगी तो बाहर के जो कंट्री के बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडिया के प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, वो और सोचेंगे कि ठीक है भाई, हम भी अब इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उससे नौकरियां जनरेट होंगी। बात समझ गए आप, ये कहानी है। और दूसरा, इंडिया का डोमेस्टिक एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ेगा। जो हम लोग बाहर से तेल वेल खरीदते हैं उसकी इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमारी कम होगी, हमारा अपना पैसा हमारे वहां रहेगा। ये सारे फायदे हैं। तो ये है ऑयल सेक्टर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024। ठीक, चलिए एक और सवाल का नया पैटर्न आ चुका है आजकल। पूछता है बताओ किस पर्टिकुलर एक्ट को इसने रिप्लेस किया था। तो साहब 1948 से ये एक्ट चलती आ रही थी। इस एक्ट को अब रिप्लेस करके सोचिए कितनी पुरानी, अब जाकर के हमने इसको रिप्लेस किया 75-76 सालों बाद। आइए, अच्छा फिर देखिएगा जगत स्वामी फेस्टिवल। अब ये क्या है, देखिए कहानी आती है, आप लोगों ने नीलगिरी का नाम सुना हुआ है ना, नीलगिरी के जो पर्वत हैं, तो नीलगिरी एक डिस्ट्रिक्ट भी पड़ता है तमिलनाडु में। वहीं पर एक ट्राइब रहता है, उस ट्राइब का नाम है बड़गा ट्राइब। तो बड़गा ट्राइब एक ट्राइबल कम्युनिटी है, ये नीलगिरी पे रहते हैं। तो बड़गा ट्राइब ने हाल ही में क्या किया, तमिलनाडु में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया। ये किसके लिए करते हैं, ये इनके एक गुरु हैं जिनका नाम है दिस वन, ये जदया स्वामी। ये इनके एक लोकल डाइटी हैं, उनके लिए किया है। तो एग्जाम में ऐसे आ सकता है, बताओ भाई कि जगत स्वामी फेस्टिवल जो है ये कौन सा ट्राइब सेलिब्रेट करता है, क्योंकि आजकल ट्राइब्स ज्यादा पूछता है एग्जामिनर, तो इसीलिए हमको ये देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, आगे आते हैं। अब आओ, अच्छा यहां पर देखिए हमने ना बहुत अच्छा एक कंपाइलेशन रखा हुआ है तमिलनाडु के मेजर फेस्टिवल, जैसे पोंगल हो गया है, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। फिर उसके न्यू ईयर को क्या बोलते हैं तमिलनाडु के, तो इसको पुथांडु बोलते हैं, तमिल नववर्ष होता है ये। फिर कावड़ी फेस्टिवल हो गया, भगवान मुरुगन के लिए होता है ये। फिर नटराज फेस्टिवल, ऐसे करके ये फेस्टिवल्स की एक लिस्ट दी हुई है, इसको आप लोग देखिएगा, बहुत काम की चीज है ये आपके। आई फिर देखिएगा शुभमन गिल, इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बन गए भाई साहब, तीसरी बार ये व्यक्ति जो है ये थर्ड टाइम बना है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ क्या होता है, देखिए आईसीसी हर महीने एक लिस्ट निकालती है जिसमें कि हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ मेल एंड प्लेयर ऑफ द मंथ फीमेल
दोनों के नाम रहते हैं। अब क्योंकि देखिए क्या है कि हर महीने निकलता है तो न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड किसी का भी नाम हो सकता है, लेकिन जब जब इसमें प्लेयर ऑफ द मंथ कोई इंडियन होता है तो हमारे लिए बड़ी खास चीज़ होती है। और शुभमन गिल जो है ये तीसरी बार प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं, तो अगेन इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। ठीक है जी, चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। और सबसे मतलब अब ये एग्जाम में 100% आएगा, क्यों? शुभमन गिल ऐसे इंडियन क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ये बने हैं, 3 बार बन चुके, इतना कोई भी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नहीं बना, इसलिए एग्जाम में आएगा ये। अब आ जाओ, अतुल कुमार गोयल, ये जो है आईबीए के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर माने सीईओ अपॉइंट करे गए हैं। देखो ये क्या होता है, ये होता है इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन। देखिए समझिए, बैंक को किससे डील करना पड़ता है, माने बैंक का माई बाप कौन होता है? बैंक का माई बाप होती है फाइनेंस मिनिस्ट्री, माने वित्त मंत्रालय, राइट? फाइनेंस मिनिस्ट्री माने कि वित्त मंत्रालय। अब देखो होता क्या है यार, ये बैंक्स जो हैं अब अपनी डिमांड कैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री से बोलेंगे? अब बैंक तो बहुत सारे हैं, जैसे हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, फिर हमारे पास प्राइवेट बैंक हो गए, फिर हमारे पास फॉरेन बैंक्स हो गए, इतने सारे बैंक्स हो गए। अब इनको रेगुलेट कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री इन सबको रेगुलेट करती है, ठीक है? या हम कह लें आरबीआई इन सबको रेगुलेट करता है। अब आरबीआई के सामने अगर किसी को कोई बात रखनी है तो किससे बोलेंगे? हर बैंक इंडिविजुअली जाएगा क्या आरबीआई के पास में? या जैसे बैंक के लोगों की सैलरी होती है या बैंक के लोगों की ट्रेनिंग होती है, तो क्या हर आदमी इंडिपेंडेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री से कहने जाएगा हर बैंक? नहीं ना। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इनके बीचों बीच में आ जाता है ये इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन, ये आईबीए। तो जैसे इन लोगों की सैलरी बढ़नी है, हर 5 साल पे सैलरी बढ़नी होती है, तो सैलरी बढ़ने की बात करनी है। या मान लीजिए जैसे अभी आपने हाल ही में देखा, पहले बैंक 6 डेज अ वीक होते थे, अब क्या हुआ, सेकंड और फोर्थ सैटरडे बैंक में अब छुट्टी होना शुरू हो गई है, सेकंड और फोर्थ सैटरडे ऑफ द मंथ। अभी जल्दी ही क्या होने लगेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब सारे 5 डेज जो बैंक है वो मंडे से लेके फ्राइडे तक हो जाएगा, बस हर सैटरडे वहां छुट्टी रहेगी। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं इसके बारे में कौन बात करेगा बैंक से जाकर के? तो ये आईबीए करती है। इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन एक बीच की ऐसी एसोसिएशन है जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री और इन बैंक्स के बीच की एक एसोसिएशन है, जो कि इनके बीच में एक मीडिएटर का काम करती है, समझ गए? और इसका बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत ही बड़ा रोल होता है। बैंक के इवन इंटरनल जो एग्जाम भी कराने होते हैं ना, वो सब भी आईबीए कराती है। लोगों की जो ट्रेनिंग होती है, उनका जो करिकुलम होता है, वो सब आईबीए करती है। तो आईबीए एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आईबीए के सीईओ कौन है? अतुल कुमार गोयल। ये अब आईबीए के सीईओ हो गए हैं। एग्जाम में आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं इसके, ठीक है? चलिए अब देखिए नो स्मोकिंग डे। यार देखो, अगर आप लोगों जो लोग सुन रहे हैं ना, अगर आप में से भी कोई स्मोक करता है ना, आप लोगों को बता दूं, जस्ट प्लीज डू स्टॉप स्मोकिंग। मैं आपको बताऊं, स्मोकिंग से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं है। कई बार हम स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं ना, और कूल बनने के चक्कर में ना यार हम लोग स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं। आप में से अगर किसी ने भी शुरू करा हुआ है तो बंद कर दीजिए। और मैं आपको बताऊं, कई बार मैंने लोगों को बोला है यार स्मोक मत करो, यार स्मोक छोड़ दो, तो पता मुझे क्या तर्क मिलते हैं? तर्क मिलता है, अरे शाहरुख खान को पता है, शाहरुख खान भी अपने ना स्मोक करता है, इतना दिन में 30 सिगरेट पीता है और वो लंदन जाकर के लंग्स की सफाई करा लेता है, हम भी करा लेंगे। मैं आपको बताऊं, ये एकदम फालतू की बात है। ऐसी कोई, साइंटिफिकली बता रहा हूं, ऐसी कोई सर्जरी नहीं होती जो आपके लंग्स को ड्राई क्लीन कर दे, समझ गए? लंग्स को क्लीन करवा लेना स्मोकिंग के बाद में, ये साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। कोई सेलिब्रिटी हो या आम आदमी, लंग्स का डिटॉक्स करवाना कोई मैजिक नहीं है कि गए और सीधे जाकर के ऐसा हमने करा लिया जाकर के। तो साइंस कहता है, अब साइंस क्या बोलता है? और एक और चीज समझिएगा कि अगर कोई सेलिब्रिटी ऐसा बोल रहा है ना, तो सिर्फ एक पीआर गिमिक है और ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक? अब मैं आपको बताता हूं करना क्या होता है। स्मोकिंग जब आप बंद करते हो ना, तो इससे होता क्या है और ये शुरुआत कैसे करी गई थी? हुआ क्या था यार, आयरलैंड की बात है, 1984 की। आयरलैंड में क्या हुआ ना, एकदम से बहुत तगड़ा कल्चर आया स्मोक करने का। अब हर बंदा वहां स्मोक कर रहा है। लोगों ने सोचने लगा स्मोकिंग उनको कूल दिखाता है, और स्पेशली लड़कों में ना माचोइज्म लेकर के आता है। माचोइज्म समझते हो? मर्दानगी। तो कॉलेज के लड़कों को ना बड़ा, या स्कूल के लड़कों को और ज्यादा बड़ा दिखने के लिए उनको लगा कि उनको, देखिए लड़कों में हमेशा से एक चीज होती है पावरफुल दिखना, उन्हें पसंद होता है पावरफुल दिखना। जैसे कुछ जेंडर बायसनेस होती है ना कुछ, तो लड़कों में ये चीज होती है कि उन्हें दे प्रेफर टू लुक पावरफुल, उनको ताकतवर दिखना पसंद होता है, उन्हें माचो दिखना थोड़ा पसंद होता है, वो इनेट उनके नेचर में ही होता है। तो अब लोग, होता क्या है, कुछ लोग सोचते हैं यार हाथ में सिगरेट उठा लूंगा तो ना माचो दिखेंगे काफी ज्यादा। तो अभी होता क्या है इसमें, आयरलैंड में यही चीज शुरुआत हुई, तो इतनी ज्यादा ये बढ़ गई कि वहां पर कैंसर केसेस, हार्ट अटैक के केसेस और स्ट्रोक के केसेस ये बढ़ने लगे। तो 1984 में फिर ये डिसाइड किया गया कि एटलीस्ट एक दिन ऐसा होगा, माने मार्च के जो सेकेंड वेडनेसडे होगा, हम उसमें सेलिब्रेट करेंगे नो स्मोकिंग डे, ताकि हम उनको ये सब लोग एक दिन प्रण ले पाए ये स्मोक छोड़ने का, समझे? कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हुस्ता अपने स्कूल डेज में या कॉलेज डेज में स्टार्ट कर दिया होगा। तो अगर आप सोच के देखो, अगर 2-3 सिगरेट भी अगर डेली की अगर रख ली ना आपने, और कुछ लोग का तर्क ये भी होता है, हाँ अरे दिल्ली में रह रहे हो ना, तो 7-8 सिगरेट एक दिन की हो जाती है,
यार वो सिर्फ PM 2.5 की बात है। सिगरेट में 4000 कार्सिनोजेनिक केमिकल्स होते हैं, तो आप उनमें से खाली एक की बात कर रहे होते हो। PM 2.5 खाली दिल्ली की हवा में, ऐसा नहीं कि हर आदमी वहाँ 8 सिगरेट एक दिन में पी रहा है, वो सिर्फ PM 2.5 का कंपैरिजन होता है। बाकी 4000 केमिकल और होते हैं जो सिगरेट वहाँ पर उसमें कैंसर कराते हैं। अब सुनिएगा, अच्छा जब आप स्मोकिंग छोड़ देते हैं ना तो क्या होता है आपको ये बताता हूँ। अच्छा पहले आप ये देख लो थीम क्या है, अनमास्किंग द अपील, ये थीम है इस बार की। 1984 में शुरू हुआ था। 12 मिनट बाद जब आप सिगरेट छोड़ते हो ना, सिगरेट जैसे खत्म करते हो, 12 मिनट बाद आपके ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल हटता है, जिससे आपकी ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कुछ कुछ ठीक आती है। 2 दिन बाद आप खुशबू और स्वाद बेहतर महसूस कर पाते हैं। आप 1 साल बाद हार्ट के जितने रोग होते हैं ना, ऐसा खतरा कम होता है, और फर्टिलिटी माने स्पर्म काउंट जो है वो बढ़ता है। 20 मिनट बाद क्या हुआ, ये जो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना, वो थोड़ा सही आता है। और कम से कम 5 साल लगते हैं। 5 साल के बाद आपका थोड़ा सा कैंसर का खतरा कम होता है, और 10 से 15 साल बाद आपका पूरा बॉडी जो है, जब तक आप 10 साल ऐसे छोड़ेंगे, ये नहीं अरे कभी कभी हो जाती है ना, पूरा छोड़िए, तो उसमें क्या होगा, 10 साल बाद आपकी बॉडी वापस से एक नॉर्मल नॉन स्मोकर के बराबर हो जाती है, कि जिसने कभी स्मोक ना किया हो। तो 10 साल बाद आपकी बॉडी ऐसी होती है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर आपको मतलब ये प्रण ले लीजिए कि इसको छोड़ना ही छोड़ना है, दिस इज वेरी रिस्की। आइए अच्छा चलते हैं आगे, समझ गए आप। अब सवाल जवाब करते हैं। ये देखिए, ये है हमारा टेलीग्राम, इसको तो पहले ज्वाइन ही कर लेना। और आज से ध्यान रखिएगा, 9 बजे वाली क्लासेस जो हैं हमारी, वो भी वापस से एक्टिवेट हो जाएंगी बेहतरीन तरीके से। कोई व्यक्ति कोई भी चीज़ मिस नहीं करेगा, बस ये ध्यान रखना। आओ देखो, तो कौन सा मिशन लॉन्च किया नासा ने अभी ओरिजिन के लिए, स्फेयर एक्स को लॉन्च किया है। फिर बात करते हैं कौन से साल में हबल स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च हुआ था। यार हबल की बात कर रहे हैं तो हबल 1990 में किया था, और जेम्स वेब किया था। जेम्स वेब हमने 2021 में किया था। फिर कौन से एलिमेंट को एक्सक्लूड करा गया, यहाँ ऑयल सेक्टर अमेंडमेंट बिल को कौन कौन सी चीज़ें अभी भी हैं जिनको हम नहीं काउंट करते हैं। कोयले को हम अभी भी नहीं काउंट करते हैं इसको, ठीक है, बाकी अब इन सबको करते हैं हम लोग। चलिए फिर देखेंगे कि कौन से इंडियन क्रिकेटर है जिसने सबसे ज़्यादा ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीते हैं। सबसे ज़्यादा शुभमन गिल का नाम आया है। कौन सी कम्युनिटी ये जदय स्वामी फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है तमिलनाडु में। वेल उन ट्राइबल्स का नाम है बड़गा ट्राइब। फिर बात करेंगे हाल ही में कौन CEO बने IBA के, तो ये आ जाएंगे अतुल कुमार गोयल। देन थीम क्या थी इस बार की नो स्मोकिंग डे की, अनमास्किंग द अपील, दिस इज द आंसर, ठीक है। दैट्स इट गाइस, ये थे आज के सारे करंट अफेयर्स, आपने सब बढ़िया से देखा। PDF कहाँ मिलेगी आप देख लीजिए। और आज की मेरी आप सबसे एक अपील है, हमेशा मैं होमवर्क देता हूँ ना, आज का एक होमवर्क दे रहा हूँ आप सबको। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, देखो यार अभी नहीं तो कभी नहीं, देयर आर टाइम्स जब इसमें ये नहीं होता यार कौन पहले आ गया कौन बाद में आ गया, ठीक है, सब साथ में आइए। और एक जो डिसाइड हुआ, एक जो निष्कर्ष निकला है वो ये है कि यार आज 11 बजे हर हाल में आप में से हर बच्चे को, जो मैंने हैशटैग बताया है ना, अभी मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा उसको, आप सबको ये ट्विटर कैंपेन करना ही होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रह गए। आपने अभी तक देखा, हमने कोई भी सिलेक्शन की लिस्ट नहीं डाली अभी तक, आपने देखा, जबकि रिजल्ट आया हुआ है यार। आप सोचो, स्टेनो आ चुका है, CGL आ चुका है, CHSL आ चुका है। हमने ये भी अनाउंस कर दिया कि हमने जिनकी फीस, जो बच्चे सेलेक्टेड हैं, हमने जैसे पहले बोला हुआ था, सबकी हम फीस पूरी रिफंड करेंगे, जो बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं, एक अप्रिसिएशन के तौर पर। लेकिन आपने अभी तक उनकी कोई लिस्ट नहीं देखी होगी। हमने किसी का भी नाम, किसी का कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज, बच्चों ने हमें इतने बड़े बड़े मैसेज कर रखे हैं, हमने कोई नहीं डाला कहीं पर भी अभी तक, ना यूट्यूब पर डाला ना टेलीग्राम पर डाला। रीजन सिर्फ एक है कि जब हम ये काम करेंगे ना तो यार, तो जिन लोगों का नहीं हुआ उन्हें बहुत दुख होगा अभी। और क्योंकि इस बार उस वजह से, उनकी अपनी गलती से नहीं हुआ है, इस बार कमीशन में कुछ तो खेल है जो नहीं समझ आया। उसके लिए ना, हम जब तक फाइनल आंसर की हमारे सामने नहीं आती ना, फाइनल आंसर की जैसे ही आएगी, वो सारे खेल जो है ये समझ आएंगे कि ये हुआ क्या है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, हो सकता है कि उनको भी फाइनल मेरिट में एंट्री मिल जाए। तो इसलिए क्या है कि इसीलिए अभी तक हम लोगों ने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया, कुछ नहीं किया। आप देखो, कहा ना हमने अपने रिजल्ट्स कहीं दिखाए, जबकि इतने आंसर आ चुके हैं अभी तक। जिन बच्चों को हमें फीस रिफंड करनी है ना, 750 से ऊपर बच्चे हैं जिनको फीस रिफंड करनी है, जिनका सिलेक्शन हो चुका है। 4 एग्जाम के रिजल्ट साथ में है, खुद सोच के देखिए। तो और बहुत अच्छे बच्चे सेलेक्टेड हैं, लेकिन कोई रिजल्ट आउट नहीं है कहीं पर। हम तभी करेंगे जब ये वाली चीजें ना पूरी तरीके से हो जाएंगी। अगेन सेइंग, लैब पूरी तरीके से आपके साथ है, आपको हमारे साथ होना ही होना है, ठीक है। तो प्लीज़ आज सब लोग, आज मेरा होमवर्क है, इस करंट अफेयर्स का होमवर्क आप में से कोई नहीं टालता है, कभी नहीं टालता, ये बात मुझे मालूम है। इसीलिए मैं आज आपसे फिर से कहता हूं, आज का होमवर्क हर एक को करना है। और ठीक 11 बजे यार, वी ऑल हैव टू बी हियर। 11 बजे जो है फाइनल आंसर की वाला जो हैशटैग है, मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, प्लीज़ सब लोग करिएगा उसको, ठीक है। थैंक यू गाइस, स्टे ब्लेस्ड, बहुत खुश रहिएगा, बहुत अच्छे से रहिएगा। और मैं एक और चीज़ कहूँगा, आप लोग ना कमेंट सेक्शन में जो हैशटैग है ना, एक बार अपने हाथ से लिखना भी एक बार, ताकि यार सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखना, ताकि यार ये चीज़ पता रहे कि हाँ, जो बच्चे नए आए ना उनको भी दिखे कि हाँ, हमें कौन सा हैशटैग यूज़ करना है। और मैं ये हैशटैग अपने टेलीग्राम पे भी डाल दे रहा हूँ। सो प्लीज़ डू इट गाइस, प्लीज़। थैंक यू सो मच।